नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख 10 अक्टूबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गजा में जो सीज फायर हुआ है, यह सीज फायर असल में इफेक्टिव है या फिर महज एक शगुफा छोड़ा गया है। इस वीडियो को जब आप लास्ट तक देखेंगे तो इसके बारे में आपको आज डिटेल में पता चलेगा और साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के अरमानों पर ऐसा पानी फिरा है। ये भाई साहब बहुत जंग रुकवा रहे थे, गाजा में शांति की दावे कर रहे थे, इसके बावजूद इनको नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला, क्या वजह है? मैंने सुबह भी कहा था कि अगर मिलेगा तो क्या वजह है वो भी बताऊंगा, और नहीं मिलेगा क्योंकि मुझे 99% पता था कि इस आदमी को नहीं मिलेगा। और क्यों नहीं मिलेगा इसके बारे में मैंने रिसर्च पहले से ही कर ली थी, बस एक कंफर्मेशन आने का इंतजार कर रहा था कि इस आदमी को अगर ना मिले तो मैं आपको डिटेल में समझाऊं कि आखिर कौन सी वजह से, जिस वजह के तहत इस आदमी को नोबेल पीस प्राइज नहीं मिला। और साथ ही जंग बंदी होने के बाद भी गजा में एक बड़ा हमला इजराइल ने आखिरकार कर ही दिया और बदले में रेजिस्टेंस फोर्सेज ने एक बड़ा हमला आईडीएफ के ऊपर कर दिया। तो ये कौन सा बड़ा हमला है, कितना नुकसान हुआ, 31 लोग कैसे मारे गए, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। इस वजह से आज की वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और साथ ही चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। लेकिन अब इससे पहले की खबरों को बताना शुरू करूं, आप लोगों से एक सिंपल सा सवाल रोज पूछता हूं और पूछते पूछते आप देखिए कहां तक लाके पहुंचा दिया। आपको लग रहा था कभी सीज फायर होगा, आपको कभी लगा था कि आईडीएफ पीछे हटेगी, लेकिन दुआएं आपसे करा करा के आपको वहां तक लेके आया कि आपने इतनी दुआएं की। डेली कमेंट पढ़ता हूं, 250, 300, 400, 500 लोग कमेंट करते हैं कि फिलिस्तीन की जीत होगी, फिलिस्तीन की जीत होगी। और आज देखिए दुआएं कहां तक लेके आ गई फिलिस्तीन को। आज फिलिस्तीन आजाद हो गया। खैर, अब आप चाहें तो दुआओं की ताकत को समझें। मेरा जो मकसद था, मैं अपने मकसद पे आज खुश हूं कि मैंने अपने मकसद को पूरा कर लिया। अब आपको एक एक करके खबरें बताता हूं और सबसे पहले जो खबर बताऊंगा आपको गजा की बताऊंगा। गजा में सीज फायर रद्द अमल में आ चुका है। तमाम खुशियों का माहौल है, हर जगह जश्न का माहौल है। सबसे पहले आईडीएफ कैसे जश्न मना रहा उसका आप वीडियो देखिए। इस वीडियो में आईडीएफ अपने आप में जो उनका एक पारंपरिक डांस है वो कर रहा, चूंकि आईडीएफ का मानना है कि ये जंग उनके ऊपर बहुत बड़ा बोझ था और ये जंग जब खत्म हो गई तो वो बोझ भी खत्म हो गया, जिस बोझ के तले आईडीएफ दबता चला जा रहा था। साथ ही गजा के अंदर भी लोग खुश हैं, तालियां बजा रहे। इसी बीच अपडेट निकल के सामने आई कि जो रेड क्रॉस की गाड़ियां हैं वो भी गजा के अंदर अब दाखिल हो रही हैं। तो जैसे जैसे रेड क्रॉस की गाड़ियां दाखिल हो रही हैं, कैसे लोग सीटियां बजा रहे हैं, कैसे हुटिंग कर रहे हैं, आप उसका भी वीडियो देखिए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि रेड क्रॉस की जो गाड़ियां हैं वो गजा के अंदर जा रही हैं। इन गाड़ियों का काम बड़ा सिंपल सा है कि ये गजा के लोगों के पास, यानी फिलिस्तीन के अंदर जितने भी आईडीएफ और बाकी अलग अलग जो लोग पकड़े गए हैं, जो भी इजरायली बंधक हैं, उनको वहां से आज़ाद करवाएगी, उनको इजराइल के हवाले करेगी। उसके बाद इजराइल के साथ जो लोग कैद हैं उनको वहां से आज़ाद करवाएगी, गजा के अंदर लाके छोड़ेगी। ये तमाम चीज़ें होने वाली है, इसको लेके खुशियों का माहौल है। गजा के अंदर जो आईडीएफ एक लूजर आर्मी, बच्चों की जो हत्यारी आर्मी, वो कैसे अपने सामान को लेके वापस लौट रही है, उसका भी आप आज वीडियो देख लीजिए।
इस वीडियो में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जिस उम्मीद के साथ नेतन्याहू ने अपनी आर्मी को गजा में भेजा था कि जाओ गजा को कब्जा कर लो, गजा हमारा होगा, गजा में हम एक शहर बनाएंगे, गजा को जमींदोज कर देंगे। नेतन्याहू भाई साहब, गजा आज वहीं का वहीं खड़ा है, लोग मरे हैं, वहाँ की आबादी कम हुई है, लेकिन 10-20 साल बाद गजा फिर से आबाद हो जाएगा और पहले से ज़्यादा तेज़ी के साथ वो विकास करेगा। आप इस बात को नोट कर लो। बहरहाल गजा से इजराइल की जो आर्मी वो पीछे हट रही है, अलग अलग जगहों से जो बटालियन है वापस जा रही हैं, उनके हथियार वापस जा रहे हैं, बुलडोजर वापस जा रहे हैं, इधर ये तमाम चीज़ चल ही रही है। लेकिन कुछ और अपडेट हैं जो मिडिल ईस्ट के साथ अमेरिकन कंट्रीज़ में हुई हैं। जब तक आप इनको नहीं समझेंगे, सीज फायर का मतलब आपको समझ नहीं आएगा। इतनी जंगबंदी का जो नाटक चल रहा था, सीज फायर के बारे में जो बातचीत हो रही थी, वो तमाम चीज़ें महज इस वजह से हो रही थी क्योंकि एक भाई साहब लालची आदमी 60, 70, 80 साल की उम्र में इनको एक शांति पुरस्कार चाहिए, हालांकि इनको मिला नहीं। ट्रंप की बात कर रहा हूँ। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए था, लेकिन इन भाई साहब को मिला नहीं। मिला किसको, वो जवाब जानेंगे तो आपको आज और हंसी आएगी। मिला वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर मारिया को। वेनेजुएला और अमेरिका की दुश्मनी किस हिसाब से चल रही हम सभी जानते हैं। कभी कभार तो हमला तक हो गया, कभी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाया गया, एक दूसरे के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के ऊपर इनाम घोषित कर दिया गया। लेकिन इसके बावजूद ट्रंप को ना मिलके वेनेजुएला की उस अपोजिशन के लीडर मारिया को क्यों मिला, पहले आप वो जानिए, फिर आप जानिए कि ट्रंप को क्यों नहीं मिला। दरअसल जो मारिया है वो अपोजिशन की लीडर है और वेनेजुएला में एक तरह से डेमोक्रेसी नहीं है। वहाँ पे उस हिसाब की सरकार चलती है कि भाई बूथ कैप्चर करो, लोगों से वोटिंग तो करवाओ, लेकिन जानबूझ के वहाँ इतना बवाल मचा दो कि वोट केवल उन्हीं के हक में मिले जो मादुरो हैं। कभी देशभक्ति के नाम पे, कभी किसी और चीज़ के नाम पे जानबूझ के खुद ही चुनाव कराना, खुद ही चुनाव जीत जाना, ये तमाम चीज़ें वेनेजुएला में चल रही हैं। अपोजिशन के जितने लोग हैं उनको मारना, पेटना, उनके घरों में घुसना, बदतमीजियां करना, औरतों को उठा ले जाना, ये तमाम चीज़ें भी वेनेजुएला में चल रही हैं। अब इसी बीच अपोजिशन की एक लीडर है जिनका नाम है मारिया। मारिया ने भी जब ये चीज़ें फेस की, कोई और होता तो वो कोई बोल्ड एक्शन लेता, वो हिंसात्मक तरीका अपनाता, चूँकि इनकी भी फैन फॉलोइंग बढ़िया है, लेकिन ये गांधी जी की तरह रास्तों पे निकलती हैं। निकलने के बाद पूरे देश में अमन और चैन की बात करती हैं और अमन चैन की बात करते करते कई बार इनके सर पे लाठियाँ पड़ी, कई बार इनके साथ बदतमीजी हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं किसी के साथ ऊंची आवाज़ में बात तक नहीं करूँगी। चाहे जिसने जो भी बोला, ये चुपचाप सहती रही। अंत में नोबेल पीस प्राइज के लिए इनका नॉमिनेशन कहीं से हो गया। लिस्ट में इनका नाम तक नहीं था, लेकिन लोगों ने, आसपास की आवाम ने, आसपास के जो सरकार है, उन्होंने देखा कि एक ऐसी महिला जो महिला होने के बाद इस तरह से लड़ रही है जैसे कोई मर्द ना लड़ पाए। फिर क्या, लगातार ये 10-15 सालों से लगी हुई थी शांति के लिए। हर जगह ये सबसे प्यार से बात करती। इनके मन में कोई लालच, कोई खोट नहीं था। ऐसा नहीं था कि अपने लालच के लिए जानबूझ के शांति की बात करने लगी। तो ऐसे हाल में इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया, ये सच में हकदार थे। अब आपके जहन में एक सवाल आएगा कि भाई ट्रंप को क्यों नहीं मिला? तो ट्रंप को ना मिलने के पीछे वजह आप जानिए। नोबेल पीस प्राइज जो होता है उसमें जो नॉमिनेशन होता है उसकी आखिरी तारीख फरवरी महीने में होती है। फरवरी महीने में नॉमिनेशन अगर हो जाता है तो फिर अक्टूबर तक नोबेल पीस प्राइज दे दिया जाता है, जिसके लिए लोग ज़्यादा बार बोलते हैं। जैसे आपको प्रखर राजपूत को दिलवाना है, एक एग्जाम्पल आप समझ लीजिए, तो एक कोई और दावेदार हो, अगर मेरे लिए ज़्यादा वोट पड़ गए तो ये पीस प्राइज मुझे मिल जाएगा। तो नॉमिनेशन की जो आखिरी तारीख होती है वो होती है फरवरी तक, वोटिंग भी फरवरी तक होती है। लेकिन अब आप कहानी सुनिए कि ट्रंप भाई साहब के जहन में नोबेल पीस प्राइज का नाम तब निकल के सामने आया जब इनको मौका दिखा। सबसे पहले इन्होंने 1-2 जगहों की जंग रुकवाने का ऐलान किया, उसके बाद ये ईरान और इजराइल की लड़ाई में कूदे। पहले अपने बॉम्बर को भेज के बम गिरवाया, लेकिन फिर इनके दिमाग में आया कि यार मुझे तो नोबेल पीस प्राइज चाहिए। इसके बाद इन्होंने ईरान और इजराइल का समझौता करवाया। फिर क्या, थोड़ा पहले इन्होंने भारत और पाकिस्तान के भी समझौता करवाया, वहाँ पे भी इन्होंने कहा कि भाई मैंने करवाया। फिर ये पहुँच गए दूसरे देश अजरबैजान, वहाँ पे भी इन्होंने समझौता करवाया। इसके बाद ये भाई साहब पहुँच गए कंबोडिया और थाईलैंड, वहाँ पे भी इन्होंने समझौता करवाया। तो ओवरऑल ये 10-5 देशों में घूम घूम के समझौता करवाते रहे। हर समझौते के बाद ये अपनी छाती पीटते रहे कि मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। लेकिन एक बात ये भूल गए कि नॉमिनेशन की जो आखिरी तारीख है, जब वोट पड़ना है, वो तारीख तो फरवरी में ही निकल गई।
यानी ये तमाम इफर्ट जो इन्होंने लगाई ये तो फरवरी के बाद लगाए। सीज फायर के बारे में इनके दिमाग में ख्याल कब आया? फरवरी में। तो ऐसे हाल में इनका शांति वाला मामला पूरी दुनिया के आगे दिख नहीं पाया, और जब तक दिखा भी कि भाई साहब कुछ उखाड़ने की कोशिश कर रहे हैं तब तक नॉमिनेशन हो चुका था, फॉर्म जा चुके थे। तो ऐसे हाल में किसी भी कीमत पे इनको मिलता नहीं। अच्छा, एक सवाल आपके दिमाग में आएगा कि चलो भाई इतना कोशिश इन्होंने की तो मिल जाना चाहिए। तो एक चीज आप भूल गए कि कोशिश करते करते इनके अंदर का सफेद शैतान जाग गया, इन्होंने ईरान पे बम गिरवा दिया। तो ऐसे हाल में ये क्या सच में शांति लायक थे? अगर ये शांति लायक होते तो ईरान में बम ना गिरवाते, ये यूक्रेन को हथियार ना देते। लेकिन ये भाई साहब एक तरफ हथियार बेच रहे हैं, एक तरफ इजराइल के साथ मिलकर कह रहे हैं कि गजा के लिए हम नर्क के दरवाजे खोल देंगे, एक तरफ ये ईरान में बम मार रहे हैं, एक तरफ ये किसी पे टैरिफ लगा के किसी की नौकरी, किसी की रोजी रोटी, किसी देश को बर्बाद कर रहे हैं, कभी ये वेनेजुएला पे हमला कर दे रहे हैं। तो ये तमाम चीज अगर ये करते रहेंगे तो कौन अंधा होगा जो इनको नोबेल पीस प्राइज देगा? देखिए, नौटंकी ये भाई साहब बहुत बढ़िया कर रहे थे कि मैं शांति लाया, लेकिन आज इनके मुंह पे ऐसा भिगो के जूता पड़ा कि ये भाई साहब कहीं के नहीं रह गए। गजा में इनका बड़ा मन था कि गजा को कब्जा कर लेंगे, फिर दिमाग में आया कि गजा के साथ जंगबंदी हो जाएगी, सीज फायर हो जाएगा तो मुझे नोबेल पीस प्राइज मिल जाएगा। तो इनका सपना वो भी टूट गया, ये भी टूट गया। अब इनके पास केवल एक ही ऑप्शन बचा है। पूछिए क्या? अब या तो ये अपनी अपनी जो इनकी असल हकीकत है, जो शैतान इनके अंदर छुपा है, उसको बाहर लाएं, और बाहर लाने के बाद ये गजा की जंग को फिर से शुरू कर दें, गजा को खाली करवा दें, और गजा को खाली करवाने के बाद वहां अपना ट्रंप सिटी बना लें। इसके अलावा अब इनके बस का कुछ है नहीं। अगला नॉमिनेशन फरवरी में होना है, तब तक ये रहे ना रहे डज नॉट मैटर, और कोई अब इनको इतना सीरियसली लेगा भी नहीं। बहरहाल इनकी जो लालच थी, इनका जो मंसूबा था, वो नाकामयाब रहा, और इसको लेके अब पूरी दुनिया में इनका मजाक बनेगा। और सबसे ज़्यादा मजाक अगर कोई बनाएगा तो मैं खुद बनाऊंगा, कोई और बनाए ना बनाए, मैं खुद बनाऊंगा। क्योंकि कल मैंने देखा कि इनका एक भाई साहब दोस्त है नेतन्याहू, वो एआई से इमेज बनवा के इनको नोबेल पीस प्राइज दे रहा था। पूरी दुनिया के सामने इन्होंने चीख चीख के कहा कि मुझे नोबेल नहीं मिला तो ये अमेरिका का अपमान है। क्या कर लोगे? नहीं मिला, उखाड़ो जो उखाड़ सकते हो, उखाड़ लो ना। नहीं मिला, दबाव बनाने की कोशिश, गुंडागर्दी करने की कोशिश, तमाम धमकियां इन्होंने दी, लेकिन इनके पास अब कोई हथियार नहीं बचा, इनको नहीं मिला। खैर, गजा में इस समय शांति का माहौल बन रहा है। उम्मीद है कल परसों में बंदूकों को एक्सचेंज किया जाएगा। लेकिन अब मेरी एक बात आप गंभीरता से सुनिए। इतनी चीज़ें मैंने आपको खुशनुमा तरीके से बताई, आपको अच्छा लगा, लेकिन आप एक चीज़ याद रखिए, इजराइल और अमेरिका पे भरोसा नहीं किया जा सकता। जिनके जहन में शरारत छुपी हो, जिनके अंदर ये बात छुपी हो कि मुझे मारना है, मुझे लोगों का कत्ल करवाना है, ऐसे लोगों पे भरोसा एतबार नहीं किया जा सकता, और ये चीज़ हम लोग जानते हैं। तो गजा में सीज फायर की आसार तो हैं, लेकिन यहाँ पे एक पेच आके फंसेगा, और वो पेच होगा सेकंड फेज का। चूंकि आपको याद होगा कि साल 2025 की स्टार्टिंग में ही एक बार सीज फायर हुआ था, लेकिन पहले फेज में कुछ बंधक छोड़े गए, दूसरे फेज में बातचीत बनी नहीं, और बातचीत बनी नहीं तो फिर हमले चालू हो गए। इस बार क्या है, सीज फायर हुआ, लेकिन सीज फायर जैसे हुआ इजराइल ने बड़ा हमला कर दिया। बड़े हमले में रिपोर्ट निकल के सामने आई कि 30 फिलिस्तीनियों की मौत हुई है। अच्छा, इनको लगा कि जाते जवाते चलो मार लो, कोई देखने वाला थोड़ी ना है, कोई मेरा क्या उखाड़ लेगा, ये चीज़ इनके दिमाग में आई तो। लेकिन एक चीज़ ये भूल गए कि रेजिस्टेंस फाइटरों ने भी अपने हथियार को नहीं छोड़ा है। जैसे ही ये भाई साहब इतना तांडव करके वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, रेजिस्टेंस फोर्सेस की तरफ से भी बड़ा स्नाइपर हमला हुआ, और इनके एक 22 साल के स्नाइपर को मार दिया। तो नुकसान इनका भी हुआ, इन्होंने भी हमला किया था, 30 फिलिस्तीनी मारे गए थे। तो कहीं ना कहीं मन में कसक, मन में एक नाराजगी तो दोनों देशों की है। तो ऐसे हाल में जंग रुकेगी या फिर नहीं रुकेगी, ये तब फाइनलाइज होगा जब सेकंड फेज की डील होगी, जब हमास ये बता देगा कि वो हथियार छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा। तब तो कोई मतलब ही नहीं बना, नहीं छोड़ेगा तो इजराइल और अमेरिका का उस पर क्या रिएक्शन होता है। चूंकि अब इजराइल और अमेरिका की गरज खत्म हो गई है, जो चीज़ ट्रंप चाहता था वो चीज़ उसको मिली नहीं। तो ऐसे भी कहावत है कि किसी आनी बिल्ली खंबा नोचे, तो ये भाई साहब खंबा खूब नोचेंगे, भले ही नोचते नोचते अपना मुंह ही नोच लें, या फिर जो भी आप समझे। खैर, ये तमाम चीज़ें मिडिल ईस्ट में चलने वाली हैं। लेकिन अब एक खबर आपको भारत की बताता हूँ। भारत में तालिबान के एक लीडर आए हैं, फॉरेन मिनिस्टर। तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर साहब है वो आए आमिर खान मुत्तकी। आमिर खान मुत्तकी के आने के बाद भारत में अलग ही गर्मजोशी देखने को मिली। कारण है, पहली बात तो ये जो धर्म का मतलब डाल के हमको फोड़ने की कोशिश करते हैं कि भाई भारत तो केवल हिंदुओं की है,
वहाँ पे हिंदुओं की बात होती, मुसलमानों से नफरत होती। तो जिस हिसाब से आमिर खान मुत्तकी का स्वागत हुआ, इससे पता चला कि भाई अफगान तो हमारे भाई हैं। अब आने के बाद आमिर खान मुत्तकी ने जो कुछ बोला, उसके बाद अमेरिका की नींद और हवा टाइट। इन्होंने बोला कि भारत इस समय से लेके जब से तालिबान बना, जब से अफगानिस्तान बना, तब से लेके आज तक भारत हमेशा से ही तालिबान और अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। कभी भी अफगानिस्तान अपने देश या अपने देश के आसपास ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं होने देगा जिस एक्टिविटी के तहत भारत के खिलाफ कोई कदम उठाया जाए। यानी एंटी इंडिया प्रपोजल, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट अफगानिस्तान या फिर उसके आसपास का मतलब आप समझ लीजिए, उसके आसपास कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। ये बात आमिर खान मुत्तकी ने कह दी। साथ ही ये भी कहा कि भारत बड़ा भाई है, कभी अफगानिस्तान से कोई गलती हो तो बड़े भाई का हक बनता है कि वो छोटे भाई को डांट दे, फटकार दे, कभी एक आग थप्पड़ लगा दे। तो इससे पता चला कि आज हम और हमारे अफगानिस्तान के जो भाई हैं वो कितनी डीपली जुड़े हैं। आप सोचिए, इतने साल से ये दोनों देश आसपास हैं, कभी एक दूसरे पे एक पत्थर तक नहीं फेंका। ये जो पाकिस्तान बीच में भूखता है कि भारत तो मुसलमानों से नफरत करता है, क्या तुम अफगानिस्तान के पठानों से बड़े मुसलमान हो? क्या उनसे ज़्यादा शरीयत का कानून तुम्हारे यहाँ चलता है? अफगानिस्तान के तो पठान ऐसे, उन्होंने कभी कोट नहीं पहना, उनकी दाढ़ी हमेशा बड़ी होती। तुम्हारे यहाँ देख लो, मौका पड़े तो कोट, मौका पड़े तो जीन्स, मौका पड़े तो कुछ भी, बात तुम इस्लाम और शरीयत की करते हो। क्या कहा जाए। बहरहाल इस समय भारत ने भी कहा है कि वो अपना फिर से दूतावास अफगानिस्तान के काबुल में खोलेगा। किसी के पिछवाड़े में मिर्ची लगती हो तो लगे, जिसमें दम हो रोक के दिखा दे। भारत अब अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, जिससे जो बन पाता हो, जो भारत का कुछ बिगाड़ सके, उखाड़ सके तो उखाड़ ले। वी डोंट केयर सीरियसली। ट्रम्प भाई साहब भी लिटरली डोंट केयर। तुम्हारा जो उखाड़ना बन पड़ता उखाड़ लो हमारा। हम अपने अफगानी भाइयों के साथ खड़े हैं और जिस जमीन के हिस्से को तुम हड़पना चाहते हो वो हम तुमको कभी नहीं हड़पने देंगे, तुम चाहे जो कर लो। खैर, तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। बाकी थोड़ी देर बाद बहुत सारी खबरों पे रिसर्च जारी है। जैसे ये खबरें कंफर्म हो जाएंगी आपके सामने वीडियो लेके आऊंगा, तो चैनल पे आप जुड़ के जरूर रहिए। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद। ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।